Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th of August 2020. तो 5 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस है. बिफोर वी स्टार्ट, यूपीएससी रिजल्ट्स आर आउट 2019 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टॉपर प्रदीप सिंह. ही डन ग्रेट जॉब. ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज एन IRS ऑफिसर. इसके पहले वो इनकम टैक्स में ऑफिसर रह चुके थे. तो ही हैज़ डन ग्रेट एंड ब्रॉट लॉरेल्स टू हिज फैमिली एज वेल. वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आप सबके लिए एक मौका है कि इन लोगों से सीखिए, है ना. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद देम वेदर यू आर डूइंग दैट और नॉट, वेदर यू आर स्टडिंग दैट मच और नॉट. बट नाउ जिस भी कंडीशन में है, आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे भी आप हैं, आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं. कभी भी कोई रिजल्ट आता है ना, उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं होती. उससे हमेशा उनको अप्रिशिएट करो जिनका सिलेक्शन होता है, और उनसे सीख करके आप अपनी मेहनत करते रहिए, है ना. जो लोग हमसे जुड़े हैं, मोस्टली दे आर गिविंग दिस अटेम्प्ट इन 2020 या 2021. उनको बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट टू यू पीपल. प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड. एंड ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप कुछ अच्छा कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर उसके बाद अपने समाज के लिए, जहाँ पे भी आप जाएंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, है ना. तो दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट एंड प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड. उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता. एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव दिस सक्सेस. एंड आप हमारे लिए भी तभी आप नाम लाएंगे जब आप सेलेक्ट होंगे, है ना. देन ओनली पीपल विल आस्क यू कि आपने कहाँ से क्या किया, आपने कैसे पढ़ाई की. ओके, सो दैट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो. सो प्लीज़ कीप स्टडिंग और बिल्कुल मेहनत करते रहिए. एंड आई होप यू ऑल पीपल विल सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. कीप वर्किंग हार्ड. ऑल द बेस्ट फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. शिरुई लिली फेस्टिवल समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट. शिरुई लिली फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट का? ऑप्शन आर ए आसाम, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी मणिपुर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी मणिपुर. मणिपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. याद रखिएगा, शिरुई लिली फेस्टिवल इज फॉर मणिपुर. दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. दूसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर सीरिया. इनमें से कौन सी कंट्री सीरिया को बॉर्डर करती है? 1 इज लेबनान, 2nd इज इराक, 3rd इज इजराइल, 4th इज अर्मेनिया, 5th इज टर्की एंड 6th इज जॉर्डन. You have to select the correct code. 1 2 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 5 6 ऑल ऑफ दी अबव. सिंपल सी बात है कि अर्मेनिया इसको नहीं टच करती. अगर आपको अर्मेनिया बस का पता था कि इसको नहीं टच करती है, तो 4th अर्मेनिया है. 4th एलिमिनेट करोगे तो आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. ओके, बहुत इसी तरीके से एलिमिनेशन काम करता है. जब आप प्रीलिम्स निकालने जाओगे ना, तो प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब आप एलिमिनेट कर सकते हो. आई टेल यू कि जब मैंने पेपर दिया, तो इट वॉज हार्डली 60 to 70 क्वेश्चंस जो कि अपन स्मार्ट वर्क ये सब करके करते हैं. फिर उसका अटेम्प्ट जो बढ़ाने रहते हैं अपने को, 85 तक अपने को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन. तो मैं जब भी अटेम्प्ट करता था तो आई थिंक 85-86 तक मैं अटेम्प्ट करता था. एंड आई यूज्ड टू गेट 75, 74, 76 इतने सही हो जाते थे. तो सिलेक्शन हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है. तो आपको अटेम्प्ट 85-86 ही करने पड़ेंगे. और एलिमिनेशन विल बी योर बेस्ट. जो इक्विपमेंट रहेगा, कहना चाहिए जो भी आपका बेस्ट हथियार रहेगा, वो आपका ये एलिमिनेशन मेथड ही रहेगा. तो इजीली यू कैन गेट 130 मार्क्स, 125-30 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे. और 125-30 में कोई आपका प्रीलिम्स नहीं रोक रहा है, ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सॉली विच वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू. ए, 2nd जनरेशन ऑटो पायलट सिस्टम, बी, अ हीलियम फिल्ड बैलून टू प्रोवाइड अ reliable way to beam internet services from the sky, a movable type high throughout micro array printing technology, या D, a miniature radar to detect minute hand and finger movements. तो इनमें से किसके लिए है आपका प्रोजेक्ट सॉली? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, अ मिनिएचर राडार टू डिटेक्ट माइन्यूट हैंड एंड फिंगर मूवमेंट्स. अब बेसिकली ये गूगल का प्रोजेक्ट है, जो कि गूगल के पिक्सल फोन्स नहीं आने वाले हैं, उसमें यूज की जाएगी. प्रोजेक्ट सॉली इज गिवन बाय गूगल्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट टीम. एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट टीम गूगल की जो है उसने किया है. तो उन्होंने डेवलप की एक राडार चिप दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स टू इंटरप्रेट व्हाट दे कुड मीन. आप हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स करोगे तो वो आपको बता देगा कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या मीन कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें बता देगा. सो दैट इज इट. ये 3 क्वेश्चन थे. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा. लेट्स सी द न्यूज एनालिसिस पार्ट. फर्स्ट न्यूज इज डोनाल्ड ट्रंप बार्स H1B वीजा होल्डर्स फ्रॉम फेडरल जॉब. डोनाल्ड ट्रंप ने ही हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
प्रिवेंटिंग फेडरल एजेंसीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉरेन वर्कर्स। ओके, तो जो फेडरल एजेंसीज हैं वहाँ की, उनको कॉन्ट्रैक्ट में या सब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फॉरेन वर्कर्स यूज करते थे वो लोग H1B वीजा वाले, उनका अब वो उन्होंने मना कर दिया है कि यू विल नॉट बी कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग एनी फॉरेन वर्कर, मेनली दोज हु आर ऑन H1B वीजा। जो H1B वीजा में है स्पेशली उनके लिए, उनको तो आप नहीं करोगे। ओके, तो H1B वीजा याद रखिएगा, बेसिकली मेन H1B वीजा को टारगेट किया गया है अलॉन्ग विद अदर वीजाज ऑल्सो। ओके, अदर वीजाज को भी इसमें किया गया है, बट मेनली जो है वो H1B वीजा होल्डर्स जो हैं, जैसे कि जो वहाँ पे जॉब्स करने जाते हैं, स्किल्ड जॉब करने जाते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में या इन सेक्टर में, उनको H1B वीजा ही दिया जाता है। ठीक है ना। अयोध्या अवेट्स मोदीज लॉन्च ऑफ राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन का भूमि पूजन जो है, दैट विल बी, प्राइम मिनिस्टर विल बी टेकिंग पार्ट इन दैट, एंड भूमि पूजन जो है वो आज होगा। ओके, सो दिस इज अनदर न्यूज विच वाज देयर। IRS ऑफिसर प्रदीप सिंह टॉप्स UPSC एग्जामिनेशन, ही हैज टॉप्ड द एग्जामिनेशन। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। सो आई होप यू पीपल विल ऑल्सो बी देयर समडे, आप लोग भी यहाँ पर रहेंगे जरूर, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये भी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरीज, ताकि आप लोग इससे मोटिवेटेड रहें। ये चीजें जान करके खुशी मिलनी चाहिए। ASI's डॉटर गेट थर्ड टाइम लकी। थर्ड टाइम लकी मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। शी वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट एंड देन इन द थर्ड अटेम्प्ट शी गॉट सेलेक्टेड। ASI की डॉटर है ये, है ना, मतलब कि जो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी डॉटर है, 1 स्टार की इनकी डॉटर है, बट नाउ शी हैज गॉट द 6th रैंक इन UPSC एग्जामिनेशन। विशाखा यादव, आई थिंक हर नेम इज विशाखा यादव, एंड शी हैज got 6th rank in the examination. It's a great time for her and her family, and I hope you people will also be there. Okay, then Jatin Kishore is second ranker. He has got second rank in UPSC. He was already in Indian Economic Services. He was in Indian Economic Services. तो ये भी आपको याद रखना है. So please keep working hard, and I hope you people will bring good names to us also and to your family also. Now let's come to the editorial section. देखते हैं editorial में क्या है. यहाँ पे तो लैंग्वेज ऑफ यूनिटी. अब बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसकी बात करेंगे. देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है. बेसिकली 3 लैंग्वेज फार्मूला, लेट मी एक्सप्लेन यू द 3 लैंग्वेज फार्मूला. 3 लैंग्वेज फार्मूला जैसे कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स हैं, तो एक वो तो वो रीजनल लैंग्वेज में बात कर, अपनी रीजनल जो उनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज रहती है. दूसरी वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रहती है. ये 2 लैंग्वेज फार्मूला है जो कि तमिलनाडु यूज़ करता है. तमिलनाडु ने इसका अपोज भी किया है 3 लैंग्वेज फार्मूला का. तो वो बेसिकली 2 लैंग्वेज फार्मूला फॉलो करते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज और एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज. ये स्टार्ट हुआ था उनका 1968 में. द 2 लैंग्वेज फार्मूला स्टार्टेड इन 1968. 1968 में इंदिरा गांधी उस समय आ चुकी थी, एंड इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रपोज करवाया था 3 लैंग्वेज फार्मूला, बट वहाँ काफ़ी अपोज हुआ और 1968 में ही वहाँ पे आपका आई थिंक CN अन्नादुरई थे. यस, CN अन्नादुरई 1968. द 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु दैट इज तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इट वॉज पायलटेड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर CN अन्नादुरई इन 1968. तो याद रखिएगा CN अन्नादुरई 1968 में उन्होंने किया था. अब तमिलनाडु ने तो इतना ज़्यादा अपोज किया है बेसिकली. Since 1985, the state has even refused to allow Jawahar Navodaya Vidyalayas to be set up as they teach Hindi. तो JNV विद्यालय, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय तो पूरे देश में है, लेकिन JNV विद्यालय भी वहाँ पे सेटअप नहीं होने देते तमिलनाडु में. ओके, बिकॉज दे टीच हिंदी, क्योंकि वो हिंदी पढ़ाते हैं. तो बेसिकली देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या, जैसे नॉन अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो उसमें एक तमिल लैंग्वेज होती है, एक रीजनल लैंग्वेज होती है आपकी, एक इंग्लिश होती है, और जो लास्ट है उन्होंने ये कहा है कि हिंदी भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी जो है वो नेशनल लिंक लैंग्वेज है. ओके, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, इट इज द नेशनल लिंक लैंग्वेज, देयरफॉर इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट यू हैव टू टीच हिंदी एज वेल. नाउ वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होता है, एक तो हिंदी है, एक इंग्लिश है, प्लस आपको एक दूसरी लैंग्वेज पढ़ानी है, प्रिफरेबली द सदर्न लैंग्वेज, प्रिफरेबली एनी वन ऑफ द सदर्न लैंग्वेज. ओके,
तो इस तरीके से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला काम करता है. ओके, नाउ तमिलनाडु हैज अपोज्ड दिस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इम्पोज्ड बाय द सेंटर. ओके, दे आर सेइंग जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को पुश कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इट विल प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट विल एनहांस नेशनल यूनिटी. ओके, दो तमिलनाडु का कहना है कि इट इज द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी विच इज derogatory. Imposition of Hindi is derogatory and we will not bear any such thing. हम बिल्कुल बियर नहीं करेंगे ऐसी कोई चीज़ कि हिंदी हमारे पर इम्पोज की जाए. ओके, एंड याद रखिएगा अब देखो यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि कई लोग ये बोलते हैं कि तमिलनाडु इज डिप्राइविंग द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिंदी. ओके, तमिलनाडु वहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है कि वो हिंदी पढ़ सके, तो इसकी ये भी गलत है. देखो, तमिलनाडु हैज अपोज्ड द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई मतलब कि अपने मन से करना चाहे तो उसको मना नहीं किया जाता हिंदी करने से. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वहाँ पर एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, 102 साल से वो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, वहाँ पे चेन्नई में ही बेस्ड है. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 102 साल से काम कर रहे हैं. तमिलनाडु में 73% एक्टिव हिंदी प्रचारक या टीचर्स हैं साउथ इंडिया के, तमिलनाडु अकेले में, है ना. दूसरी चीज़, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल से जो वहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं, सो वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं उनको करने. इट इज़ द कंपल्शन दैट इज मीटिंग विद द रेजिस्टेंस. क्या हो रहा है बेसिकली, दे आर जो ये कंपल्सन हो जाएगा ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कंपल्सन हो जाएगा कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो कंपल्सन से उनको रेजिस्टेंस है, उस कंपल्सन को वो अपोज करते हैं. दे आर नॉट अपोजिंग द टीचिंग ऑफ हिंदी, दे आर अपोजिंग द कंपल्शन ऑफ टीचिंग ऑफ हिंदी. ओके, तो ये आपको याद रखना है जो डिफरेंस है. वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली. अब ये जम्मू कश्मीर के ऊपर न्यूज़ है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जैसे ह्यूमन राइट्स कहना चाहिए जो वायलेट हुए हैं. तो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो पहली चीज़ें वायलेट हुई है वो है हाउस अरेस्ट. हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, दे हैव द पावर टू स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ बिल्डिंग और हाउस एज अ सब जेल. स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ बिल्डिंग और हाउस एज सब जेल. एक सब जेल की तरह आप किसी हाउस या बिल्डिंग को डिक्लेयर कर सकते हो, स्टेट के पास ये पावर है. नाउ द रेजिडेंट्स ऑफ अ सब जेल इज ऑटोमेटिकली एंड अनडिनाइबली अंडर डिटेंशन, व्हाट इज नोन एज कॉमन हाउस अरेस्ट. कॉमनली इसी को हाउस अरेस्ट बोला जाता है. जब किसी आप हाउस को या बिल्डिंग को या लोकेलिटी को आप एक सब जेल डिक्लेयर कर दो, तो उसके अंदर जो भी अंदर रहेगा वो हाउस अरेस्ट में माना जाएगा. दूसरी चीज, जो हाउस अरेस्ट में रहता है उसको कंपनसेशन भी देना पड़ता है, ठीक है ना. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि डबल जीओपार्डी हो गई ना. एक तो आपको आपके ही घर का कंपनसेशन पैसा देना पड़ रहा है, दूसरा आपको आपके घर में ही फ्रीडम आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी. तो ये डबल जीओपार्डी का कंसेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी जम्मू कश्मीर में यूज़ किया गया था बाय द गवर्नमेंट. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जिसका अपोज किया जा रहा है ना. दूसरी चीज ऑथर ने बोली जिसका अपोज हो रहा है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट. तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत पब्लिक डिटेंशन जो किया जा रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा ये स्पेकुलेशन में कि आप कुछ गलत करेंगे, यू विल हार्म द नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी, ये मान करके आपको अरेस्ट कर दिया जाता है. तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है. जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट केम इन 1978. याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट केम इन 1978. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेख अब्दुल्ला. लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इट वॉज टू प्रिवेंट द टिम्बर स्मगलिंग. याद रखिएगा, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रिवेंट द टिम्बर स्मगलिंग. लेकिन अभी जो इसका यूज किया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिटेन अ पर्सन अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल. ओके, इसका मतलब क्या होता है, इट अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल. इट इज सिमिलर टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. याद रखिएगा ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा ही है, बट इट वॉज इनएक्टेड 2 years बिफोर द एनएसए केम इनटू बीइंग. एनएसए 1980 में आया और ये 1978 में आ गया, ठीक है ना. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा ही है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से 2 साल पहले आया था, ये 1978 में आया था. तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2 साल तक के लिए आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल. याद रखिएगा. नाउ एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम में भी एक फंडामेंटल राइट होता है कि आपको as soon as you are arrested you will be communicated the ground on which you have been arrested. आपको ग्राउंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा
प्लस आपको बहुत जल्दी एक रिप्रेजेंटेशन, यू हैव टू गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू दैट पर्सन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट इफ देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ इवन 1 or 2 days in dealing with the representation, the order of preventive detention is vitiated। अगर आपने उस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया, डिले कर दिया, मतलब अनएक्सप्लेन्ड डिले, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, ऐसा डिले आपने कर दिया 2 दिनों का भी, तो आपका फिर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन विशिएट हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे बोली जा रही है, जो जम्मू कश्मीर में हुई है। अ चैलेंज टू एन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी माउंटेड ऑन दीज एंड अदर procedural grounds. The law regulating the PSA is no different. Many preventive detention orders have been challenged through habeas corpus petitions, but unfortunately many of them are still pending in the high court. तो ये ऑथर ने कहा कि बहुत सारे habeas corpus की रिट्स जा चुकी हैं ऑलरेडी, habeas corpus रिट्स जा चुकी हैं, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि कैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्यों कर लिया गया, उनको रीजन नहीं दिया गया अरेस्ट का, ये सारी चीजें, बट वो भी अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं। और जब ये चीज ऐसी होती है तो ये एक ह्यूमन राइट को वायलेट भी करते हैं, दे वायलेट द ह्यूमन राइट्स बेसिकली। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक और ह्यूमन राइट इसमें वायलेट हुआ है, वो है आपका इंटरनेट अवेलेबिलिटी। यहां पे लोगों को 4G डिनाई कर दिया गया है, 2G आपको अवेलेबल है। सो दिस इज अनदर थिंग विच हैज बीन डिनाइड। एक तरीके से जो राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओके। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट केस, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा था एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो एक इनका फंडामेंटल राइट है। तो एक बार आप ये भी मेरे को क्लियर करके बताइए, गूगल करिए कौन सा केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, फंडामेंटल राइट की बात की है, इंटरनेट एक्सेस टू द इंटरनेट। ओके, सो यू कैन टेल मी, इफ यू पीपल कैन टेल मी, दैट विल बी वेरी गुड। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी का जजमेंट है, गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। देन इसके अलावा 2G जो 4G इनको अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को डिफिकल्टी हो रही है इन एडवाइजिंग द काउंसलिंग ऑफ देयर पेशेंट्स। द राइट टू हेल्थ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंदर, और वही चीज वहां पे डिनाई हो जा रही है। बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, इकोनॉमी सफर कर रही है, ओवरऑल द इकोनॉमी इज हिट, द वैली हैज टेकन अ हिट एंड इट अपीयर्स दैट द पावर्स दैट वी आर इन नो मूड टू रिलेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्वाइस इंटरवीन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इंटरवीन किया इस मैटर में, इंटरनेट के मैटर में, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। अभी भी वहां पे 2G ही है, वहां पे 4G अभी भी नहीं लाया गया है। इन अदर वर्ड्स, रादर देन अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, दे हैव टेकन अ स्मॉल स्टेप बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड स्टेप लेने की जगह वो पीछे की तरफ स्टेप लेते जा रहे हैं। दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग देयर, ओके। नाउ इसके बाद जो तीसरी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका जम्मू कश्मीर का पैराडाइज लॉस्ट। क्यों उसको पैराडाइज लॉस्ट बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑफ इंडिया बोला जाता है, बट पैराडाइज लॉस्ट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग जो वहाँ हुई है वो है इंटरनेट स्नैप, द इंटरनेट फैसिलिटीज हैव बीन स्नैप्ड देयर। सेकंड इज, जो इंडस्ट्री पे सबसे अधिक डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुई है। टूरिज्म विच फॉर्म्स 8 to 10% ऑफ जम्मू कश्मीर GDP। 8 से 10% जम्मू कश्मीर की GDP जो है वो टूरिज्म के थ्रू बनती है। इट वॉज इन शैम्बल्स आफ्टर द August 5, 2019 लॉकडाउन। अब ये तो लॉकडाउन के कारण हुआ है। देयर हैव बीन लेस देन 50,000 टूरिस्ट विजिटेड इन द UT सिंस August एंड December 2019। अगस्त 2019 के बाद, ओके, अगस्त 2019 के बाद केवल 50,000 लोग ही वहां पे ट्रेवल किए हैं। देन इकोनॉमी शॉक, इकोनॉमी ऑलरेडी शैम्बल्स में चल रही है। अगर जिसकी टूरिज्म पे ही बेस्ड इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म तो वहां पे चल ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो वो ऑलरेडी इकोनॉमी शॉक में रहेगी। स्टेट ऑफ जॉबलेसनेस, ओके, जॉबलेसनेस का देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट हैज ब्रीच्ड द 20% मार्क। 20% से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर रीजन में हो चुका है, 20% मार्क को आगे कर चुका है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हैं। लॉकडाउन का इंपैक्ट आपने देख ही लिया कि लॉकडाउन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। टेररिज्म, वहां पे टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती रही हैं पहले से, अभी तो का तो नहीं पता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती रही है। सो दे हैव ऑलरेडी मतलब हॉल्टेड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी देयर। देन fatalities drop according to the South Asian terrorism portal. The lockdown and increase in army presence led to a decrease in terrorism related death. एक चीज अच्छी हुई है कि terrorism related death जो है जम्मू कश्मीर में वो कम हुई हैं, ओके, as per the report of South Asian terrorism portal. South Asian terrorism portal के अकॉर्डिंग जो terrorism related death है वो जरूर कम हुई है, ओके।
Despite the decrease in terrorism related death, the number of local recruits has increased. Local recruits increase हो गए हैं. STAP ने ये भी बताया कि वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनका नंबर ऑफ रिक्रूट्स इन द एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज है उसमें बढ़ गया उनका रोल. ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो यू कैन मूव विद मी. सो यहाँ देखो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यहाँ तो नहीं है. यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर इन लॉयर केस. अब ये बेसिकली आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने पहले ही बता दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है और स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है. स्टैट्यूटरी बैकिंग क्यों है? क्योंकि 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, ऑलरेडी चल रहा है. दूसरी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215. आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को देता है, आर्टिकल 215 आपके हाई कोर्ट को देता है कंटेम्प्ट के लिए. सॉरी. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप का होता है. कंटेम्प्ट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज योर सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड इज योर क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि जब आप विलफुल डिसोबे करते हो किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के, तो वो या हाई कोर्ट के, तो वो कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट में आता है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि जब आप जुडिशरी की अथॉरिटी को डिक्रीज करते हो, आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो इन द जजमेंट, जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हो, हिंडर करने लगते हो, ये सारी चीज़ जब आप करते हो तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाते हो. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बेसिकली आपको सजा भी मिल सकती है. ओके, सजा भी मिल सकती है, फाइन भी हो सकता है. ठीक है ना. तो दैट इज अनदर थिंग विच कैन हैपन. 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं. ठीक है ना. तो ये भी आपको याद रखना है. आगे मूव करते हैं. अहेड ऑफ FATF मीट इंडिया टू हाईलाइट पाकिस्तान इन एक्शन. तो FATF की मीटिंग होने वाली है, इसके पहले इंडिया जो है वो हाईलाइट करेगा पाकिस्तान का इन एक्शन कि उन्होंने कितना टेररिज्म को ना रोकने के लिए बेसिकली एफर्ट्स किए हैं. टेररिज्म रोकने के लिए नहीं, ना रोकने के लिए. FATF की बात करें तो FATF वाज फॉर्म्ड इन 1989. FATF कब बना था? 1989 में बना था. इट वाज फॉर्म्ड इन द इनिशिएटिव ऑफ G7 के इनिशिएटिव में. आपके लिए क्वेश्चन ये है कि G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. G7 के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. तो FATF बेसिकली याद रखिएगा 1989 बना. ये 1989 बना और G7 की इनिशिएटिव बना. जब ये बना था इनिशियली, तो ये बना था इन ऑर्डर टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ओके, याद रखिएगा ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था. FATF मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था. लेकिन 2001 में इसके अंदर एक और काम इंक्लूड कर दिया गया, वो था टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का. ओके, टू स्टॉप द टेरर फाइनेंसिंग. याद रखिएगा 2001 में इसके अंदर एक और काम इंक्लूड किया गया, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का. यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? यूपीएससी ये पूछ सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट FATF was formed on the initiative of G20 in 1989. Statement 1. Second statement is FATF was formed initially to stop money laundering and terror financing. Statement 2. अब इसका क्वेश्चन देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत है. क्यों? पहले हमने बोल दिया G20 का इनिशिएटिव है तो गलत हो जाएगा. G7 का इनिशिएटिव है. सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि इनिशियली इट वाज फॉर्म टू स्टॉप ओनली मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट टेरर फाइनेंसिंग. हमने स्टेटमेंट क्या बोला? इट वाज मेड इनिशियली टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. तो गलत हो जाएगा. टेरर फाइनेंसिंग 2001 में इंक्लूड किया गया है, ना कि 1989 में. तो ये भी आपको याद रखना है. अगली जो न्यूज है वो है 24 मिलियन में ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू पैंडेमिक. यूएन की जो बॉडी है यूनेस्को का, ये कहना है कि अबाउट 24 मिलियन चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ नॉट रिटर्निंग टू स्कूल नेक्स्ट ईयर ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ कोविड-19. कोविड-19 की इकोनॉमिक फॉल आउट के कारण एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अगले साल लगभग 24 मिलियन बच्चे जो रहेंगे, दे आर एट द रिस्क ऑफ नॉट रिटर्निंग टू द स्कूल्स. दे आर एट द रिस्क ऑफ नॉन रिटर्निंग टू द स्कूल. द एजुकेशनल फाइनेंशिंग गैप, जो इसका रीजन है वो है एजुकेशनल फाइनेंसिंग गैप. जो एजुकेशन फाइनेंसिंग गैप है वो इट विल बी लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3. 1/3 से ज्यादा ये बढ़ जाएगा. दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ योर पैंडेमिक. इकोनॉमिक इंपैक्ट, उसके बाद लिंक्ड क्या है? सोशल इंपैक्ट. इकोनॉमिक इंपैक्ट से ही आपका लिंक्ड क्या है? सोशल इंपैक्ट. ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. चाइना एक्यूजेस यूएस ऑफ बुलिंग ओवर टिकटॉक. अब देखो यूएसए क्या बोल रहा है कि टिकटॉक से सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए आप टिकटॉक हमें बेच दो.
नॉट दिस इज वन अनदर फॉर्म ऑफ, एक तरीके से है जो कि आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल आपके बिजनेस प्रोटोकॉल्स है उसमें एक तरीके की बुलिंग है, बिजनेस बुलिंग आप इसको बोल सकते हैं, कि आपको आप उस कंट्री में बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा, या फिर आप एक काम करो, आप अपनी कंपनी उस कंट्री को बेच दो। तो ये एक नया तरीके की चीज है जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई दे रही है, कि वो डील चाहते कि आप बाइट डांस, जो उसकी ओनर है, टिकटॉक की जो ओनर है, याद रखिएगा कंपनी, वो है बाइट डांस। ओके, दैट इज बाइट डांस। तो ये चाइना का कहना है कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जो कि WTO प्रमोट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट है, ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, एंड it is an outright bullying. The app has been under formal investigation of USA, and वो कह रहे हैं बाइट डांस को उन्होंने टाइम दिया है बेसिकली मिड सितंबर तक का, कि आप कोई डील करो और हमको बेच दो, अदरवाइज यहाँ से बुरी बिस्तर लेके निकल जाओ। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। सो यहाँ तो ऐसी कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे न्यूज़ नहीं है ऐसी कोई। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। और PIB और इंडियन एक्सप्रेस भी हमने शुरू किया है, तो प्लीज गिव सपोर्ट टू दैट ऑल्सो। वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू पीपल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। हम चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो, एंड वी वॉन्ट द बेस्ट ऑफ यू पीपल। आपका बेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, आपका निकलना चाहिए एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू पीपल, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।